नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का 10वां दिन। राज्यपाल से मिले पलनीसामी और पनीरसेल्वम। विधायकों के समर्थन का दावा। बेंगलुरु जेल ने ठुकराई शशिकला की मांगे। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 68% मतदान। यूपी में 65 से ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में नामांकन का आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जजों की संख्या बढ़कर हुई 28। इसरो के ऐतिहासिक अभियान की दुनिया भर में तारीफ। कहा, अंतरिक्ष कारोबार में भारत की बड़ी भूमिका। एक साथ 104 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर बदली अमेरिका नीति। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों पक्षों की पसंद से हो एक राष्ट्र की स्थापना। इजरायल से बस्तियों का निर्माण रोकने की अपील। हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 बड़ी खबरों के साथ, और ये दोनों ही खबरें अलग अलग रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। इसरो के रिकॉर्ड 104 उपग्रहों के कल किए गए प्रक्षेपण, और दूसरा उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर उत्तराखंड में रिकॉर्ड मतदान की। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, इसरो ने कल एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया इतिहास रचा है। वैश्विक मीडिया ने इस कीर्तिमान की जमकर तारीफ की है। उधर उत्तराखंड की 69 सीटों पर कल 68% से ज्यादा मतदान हुआ, और प्रदेश में ये रिकॉर्ड है। ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसरो के कीर्तिमान की। भारत के ऐतिहासिक उपग्रह प्रक्षेपण की दुनिया भर में चर्चा है। अमेरिका समेत कई बड़े देशों के अखबारों में भारत की ये कामयाबी सुर्खी बनी। अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में शुमार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अंतरिक्ष की दुनिया में लंबी छलांग बताया है। अखबार ने प्रक्षेपण के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों की कुशलता की भी तारीफ की। वहीं ब्रिटिश मीडिया में भी ये खबर छाई रही। बीबीसी के मुताबिक भारत इस कामयाबी के जरिए अंतरिक्ष के कारोबार की दुनिया में अहम भागीदार बन गया है। वहीं रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने इसे बड़ी कामयाबी बताया, जबकि अरब न्यूज ने कम खर्च पर इतने सारे उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया इतिहास रच दिया है। दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह प्रक्षेपण मिशन के तहत 3 भारतीय और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का कल प्रक्षेपण किया गया। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह भी शामिल हैं। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरी। PSLV C-37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने नया कीर्तिमान बनाते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही इसरो ने वो सफलता हासिल की जिसे अब तक विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए हैं। मिशन की सफलता पर मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। PSLV C-37 has put in the Cartosat 2 series satellite, and all the remaining 103 satellites have been successfully put into the orbit by this launch vehicle. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया।
मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक उपग्रह है। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रहों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा है। This cartography will help in a bigger way for the whole nation, especially the nation like India, which is developing. We should know what was yesterday, what is today, and all this infrastructure building point of view. These high resolution images will help in a bigger way for the planners and as well as the policy makers. इस मिशन के जरिए भारत ने प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, वहीं अमेरिका एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन उपग्रहों के बीच टकराव को रोकने की। सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्ष को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीहरिकोटा से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो देश जरूर इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत दंग है और इस कामयाबी के, इसरो के इस कीर्तिमान के चर्चे हर जगह अंतर्राष्ट्रीय जगत में, मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। वहीं कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका में वीजा H-1B पर सख्ती की संभावना के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से फोन पर बात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के रणनीतिक भागीदारी को और विस्तार देने का संकल्प जताया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय H-1B वीजा को लेकर हुई बातचीत की जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को क्षेत्रीय और वैश्विक लिहाज से अहम बताया, जिसके अलावा दोनों देशों ने कई और क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था अहम है। एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की 6 दशक पुरानी नीति में बदलाव की बात कही है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों की पसंद एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इजरायल फिलिस्तीन के बीच ग्रेट शांति समझौता कराने का वादा किया। इसके अलावा ट्रंप ने इजरायल में बस्तियों के निर्माण को फिलहाल बंद करने की भी अपील की है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति के लिए एक बार फिर 2 शर्तें दोहराई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को यहूदी राष्ट्र को मान्यता देनी होगी, वहीं जॉर्डन नदी के पश्चिमी इलाके की सुरक्षा का जिम्मा इजरायल के पास होना चाहिए। और अब चुनाव से जुड़ी अहम खबरें और खबर उत्तराखंड में रिकॉर्ड मतदान की। उत्तराखंड की जनता ने कल हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां की 69 सीटों पर 68% से ज्यादा मतदान हुआ। ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। उत्तराखंड की जनता पौ फटते ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच गई। ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग पोलिंग बूथों की है, जहां जनता ने अपने मुद्दों की कसौटी पर नेताओं को तौला। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह भारी तादाद में जनता वोट डालने पहुंची। उत्तराखंड वोटर टर्नआउट हैड बीन द रिकॉर्ड टर्नआउट, हाईएस्ट एवर। पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों के गवाह, अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। इश्यू यही है कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का विकास हो, सड़कें सही हो। पहले से सरकार देख के चले, जो शुरुआत आ रही है उस पहले से काम करे, बाद में ये काम न करे चुनाव के टाइम में। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा है और स्कूलों में टीचरों की कमी है। सबसे पहले तो उन्हें सुधारना चाहिए सरकार को। वही सरकार को वोट दे जो आगे काम करे। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे जो वो है गवर्नमेंट, उनको हमें लाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो। और जो यंग जनरेशन में जो जैसे बेरोजगारी है, उसकी ये जो मेन समस्या है उसको दूर करें। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी प्रत्याशी के सड़क हादसे में हुई मौत के बाद यहां मतदान टल गया था। कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में कुल 69 सीटों पर राज्य में कुल 628 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 75,12,559 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए थे।
इस बार को मिलाकर राज्य में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2000 में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहले चुनाव 2002 में हुए। इस बार 54.21% वोटिंग हुई थी। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 63.72% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2002 में राज्य में 67.22% मतदाताओं ने वोट डाले। श्याम सुंदर, प्रणव गोस्वामी और नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर की 67 सीटों पर मतदान बुधवार को पूरा हो गया। इन सीटों पर 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। राज्य में दूसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आने वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षा भी सही होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए बच्चों को। बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। किसान मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए। परेशान है किसान मजदूर बहुत ज्यादा, और गलियों में खरंजे नाली बननी चाहिए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 748 कंपनियां तैनात की गईं। मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली। इस दौर में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 721 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौर में सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने उतारे हैं, जबकि आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी मैदान में हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था। दूसरे चरण के चुनाव की खासियत है मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता और उसके खिलाफ ध्रुवीकरण के आसार। अगर मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन होता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण होगा तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को मिलेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से अखिलेश सुमन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आयोग को इस बारे में आज जवाब देना है। लखनऊ पीठ के सामने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जाति, धर्म के आधार पर वोट मांगना ध्रुवीकरण की कोशिश पर प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री की तस्वीरों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही इसे तत्काल हटाने का आदेश दिया है। इसे लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। आयोग ने अधिकारियों से दूसरे मंत्रालयों की वेबसाइटों से भी ऐसी तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है। कांग्रेस ने प्रजा पार्टी के नेता इरोम शर्मिला को टिकट और पैसे ऑफर करने के मामले में बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल कुछ दिन पहले इरोम शर्मिला ने बयान दिया था कि बीजेपी ने उन्हें 36 करोड़ रुपए के साथ टिकट देने की बात कही थी। मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि इरोम शर्मिला अगर आरोप साबित करने के लिए सबूत लेकर नहीं आई तो वो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जगहों पर रैली करेंगे। प्रधानमंत्री 11 बजे हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 1 बजे वो बाराबंकी में रैली करेंगे। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव और कानपुर शहर में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अमेठी में जनसभा करेंगे। और चरम पर चुनाव प्रचार तीसरे दौर के लिए उत्तर प्रदेश में। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज 3 रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव अपर्णा यादव के लिए भी प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में जनसभाएं करेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है।
नामांकन पत्रों की जांच 17 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पूरे प्रदेश में मतगणना 11 मार्च को होगी। वहीं मणिपुर में दूसरे और अंतिम दौर के लिए भी नामांकन का आज आखिरी दिन है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। कल नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा किया जाएगा। मणिपुर में दूसरे दौर में 22 सीटों पर 8 मार्च को वोटिंग है। मतगणना 11 मार्च को होगी। खबरें जारी है, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अन्ना द्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला को बेंगलुरु की पारंपन्ना अग्रहा जेल में रखा गया है। जेल प्रशासन ने घर का खाना मुहैया कराने समेत कुछ सुविधाओं को लेकर शशिकला की मांगे ठुकरा दी हैं। शशिकला ने कल बेंगलुरु की एक अदालत में सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। समर्थकों के भारी हुजूम के बीच वी.के. शशिकला बुधवार को चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। वो मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर गई। इसके बाद वो पार्टी के संस्थापक एम.जी. रामचंद्रन के स्मारक पर भी गई। फैसले ने ये बता दिया है कि अगर करप्शन होगी हाई प्लेसेस में, ऊंचे लोगों में, तब भी कोर्ट उस पर बड़े हैवी हैंड से काम लेगी। पुलिस के अनुरोध पर शशिकला के सरेंडर के लिए बेंगलुरु जेल में ही कोर्ट बनाया गया था। जेल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को आय से अधिक संपत्ति जमा करने का दोषी पाया था। कोर्ट ने शशिकला की 4 साल की सजा बरकरार रखी थी। 6 महीने की सजा वो काट चुकी हैं। उन्हें 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का आज 10वां दिन है। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। शशिकला खेमे के विधायक दल के नेता पलनीसामी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने राज्यपाल से कल मुलाकात करके विधायकों के समर्थन का फिर दावा किया। इस बीच सत्ताधारी दल अन्ना द्रमुक विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। शशिकला और पनीर सेल्वम का गुट मुख्यमंत्री पद से अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं शशिकला के खिलाफ कल विधायकों को बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया। समर्थकों के भारी हुजूम के बीच वी.के. शशिकला बुधवार को चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। वो मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर गई। जेल जाने से पहले अन्ना द्रमुक प्रमुख वी.के. शशिकला ने बुधवार को पार्टी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने रिश्तेदारों टीटीवी दिनाकरन और एस वेंकटेश को पार्टी में शामिल कर लिया। दिनाकरन को उप महासचिव बनाया गया है। शशिकला के साथ दोनों नेताओं को जयललिता ने 2011 में पार्टी से बाहर कर दिया था। माफी मांगने के बाद शशिकला की वापसी हुई, लेकिन दिनाकरन और वेंकटेश पार्टी से बाहर थे। इसके विरोध में पार्टी के संगठन सचिव एन.के. पांडियन ने इस्तीफा दे दिया। The organizing secretary of Anna DMK, that itself shows what is the reaction of the cadre.
इस बीच पुलिस ने शशिकला और पार्टी विधायक दल के नेता ई पलनीसामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर रिजॉर्ट में विधायकों को बंधक बनाने का आरोप है। पुलिस ने मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम गुट के विधायक SS सर्वनन की शिकायत पर FIR दर्ज की। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट के अंदर भी गई और विधायकों से बात की। We are free. On our own we are staying here comfortably. All of us staying with our family members. Then where is the necessity for so many? अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दोहराया है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत का परीक्षण होना चाहिए। एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, एक ही मुद्दा रखा जाए हाउस में और दोनों ग्रुप्स दिखा दें कि उनका लीडर कौन है, जिसके ज्यादा मत आए वो बन जाए। अटॉर्नी जनरल की राय पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि हाँ, उन्होंने लिस्ट भी दिया है। मेरे ख्याल में लगभग 125 या 26 MLAs का क्लियर मेजॉरिटी, और पनीर सेल्वम के पास कोई लिस्ट ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तुरंत उनको शपथ दिला करके असेंबली को बुलाकर विश्वास प्रस्ताव पास करवाना चाहिए। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। मंगलवार को अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता ई पलनीसामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया था। इसके बाद पनीर सेल्वम गुट के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। SBI के 5 सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होगा। कैबिनेट की बैठक में कल इसे मंजूरी मिली। इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि विलय से खर्च में कटौती होगी और बेहतर संचालन मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय से कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होगा। उम्मीद है कि विलय के बाद SBI वैश्विक स्तर का बैंक हो जाएगा। इसकी संपत्ति 37 लाख करोड़ की हो जाएगी। वहीं ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी। बैंक्स अपना ऑपरेशनल करेगा, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय की कंडीशंस ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं, उनके सर्विस के डेट्रीमेंट में नहीं तय होंगी। ये मर्जर की एक स्मूथ व्यवस्था रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की कल नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दी है। शीर्ष अदालत में अब जजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ये सभी हाईकोर्ट के जज हैं। इनमें 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनमें मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहन M शांतनागोडर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता शामिल हैं। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज S अब्दुल नजीर को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 31 जज नियुक्त हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर समेत 3 न्यायाधीश इस साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट की अधिकतम आयु सीमा को लेकर केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, CBSE बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने MCI से नियमावली में निर्धारित 25 वर्ष की आयु सीमा से जुड़े संशोधन के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। एक याचिका में नीट परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु को कानूनी प्रावधानों के खिलाफ बताया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक MCI की नियमावली में संशोधन किए बिना ऐसा किया गया। वहीं MCI ने कहा कि अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। MCI के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी से पारित इस मसौदे को गवर्निंग बॉडी और फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित कैब कंपनियों के चालकों की हड़ताल कल 6ठे दिन भी जारी रही। सरकार उनके मसले सुलझाने का भरोसा दे रही है। हालांकि ड्राइवरों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली NCR में ऐप आधारित कैब कंपनी ओला उबर चालकों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी रही। ड्राइवर्स यूनियन किराया 6 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाने और कमीशन में कटौती की मांग कर रहे हैं। बीते 6 दिनों से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कंपनी वालों से और सरकार से दरखास्त है, आप सही लोगों से मिलो। जिन लोगों से आप मिल रहे हो वो लोग इस धरने में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हड़ताल खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। सरकार ने कल मीटिंग की थी, ऑल ओवर वाले भी थे, ड्राइवर्स भी थे। हमने कहा कि जितनी भी समस्या है उनको बैठ के समाधान निकाला जाए और अगर कोई भी लीगल काम हो सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। यात्रियों की परेशानी बढ़ने के बाद ओला और उबर कंपनियों की ओर से सफाई आई। Challenging times, we have been listening to our driver partners all along and are committed to enable them to resume serving riders. दिल्ली एनसीआर में इन दोनों कंपनियों की करीब 2 लाख गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से अब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ये कैब ड्राइवर्स अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे। इनसे जुड़ी कंपनी और सरकार आश्वासन देकर मुद्दा सुलझाने की कोशिश में है, लेकिन इनको देखकर इतना तो तय है कि अब ये समस्या बातचीत से सुलझने वाली नहीं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं सरकार मसले सुलझाने का भरोसा जरूर दे रही है, लेकिन हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी है और ड्राइवर यही कह रहे हैं कि कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। और अब खबर कोलकाता में चल रहा है 7वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की। इस महोत्सव का आज तीसरा दिन है। विज्ञान फिल्म महोत्सव में इस बार 167 फिल्मों को चुना गया है, जिसमें 63 फिल्मों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। पुरस्कारों का ऐलान 18 फरवरी को होगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और फ्रांस की 7 फिल्मों को गैर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के तहत चुना जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम के संयुक्त तत्वाधान में हर साल आयोजित किया जाता है। इसका मकसद विज्ञान के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है। बात खास शख्सियत की। भारतीय सिनेमा के जनक धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के की आज पुण्यतिथि है। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। 30 अप्रैल 1870 को जन्मे फाल्के ने 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर दर्शकों के लिए पेश की। दादा साहब फाल्के ने कई पौराणिक कथाओं पर आधारित 95 मूक फिल्में बनाई, जिसमें मोहिनी, भस्मासुर, लंका दहन और सत्यवान सावित्री प्रमुख हैं। दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती पर साल 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का 10वां दिन। राज्यपाल से मिले पलनीसामी और पनीरसेल्वम। विधायकों के समर्थन का दावा। बेंगलुरु जेल ने ठुकराई शशिकला की मांगे। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 68% मतदान। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 68% मतदान। यूपी में 65 से ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में नामांकन का आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जजों की संख्या बढ़कर हुई 28। इसरो के ऐतिहासिक अभियान की दुनिया भर में तारीफ। कहा, अंतरिक्ष कारोबार में भारत की बड़ी भूमिका। एक साथ 104 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। और इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर बदली अमेरिका नीति। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों पक्षों की पसंद से हो एक राष्ट्र की स्थापना। इजरायल से बस्तियों का निर्माण रोकने की अपील। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।